बीच, मुंबई। सुबह का समय। एक लड़की स्पोर्ट्स वेयर में खड़ी थी और उसके सामने खड़ा एक लड़का उसकी तस्वीरें कैमरे से निकाल रहा था। वो लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत थी और सामने खड़ा लड़का भी कुछ कम नहीं था। काफी हैंडसम और स्मार्ट था। तभी उस लड़की की नज़र उस लड़के के पीछे की तरफ गई जहां पर एक गाड़ी बुगाटी वेरॉन खड़ी थी। उस गाड़ी को देखकर उस लड़की की नज़रें बड़ी हो गई क्योंकि वो गाड़ी अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी। काश तुम्हारे पास भी ऐसी गाड़ी होती, वो लड़की कहते हुए उस लड़के की तरफ आई जो कैमरे से उसकी तस्वीर निकाल रहा था। उस लड़के ने पलटकर उस गाड़ी की तरफ देखा तो उसकी सांसें सूख गई क्योंकि जो डिमांड उसकी पत्नी ने की थी वो शायद वो कभी पूरी नहीं कर पाता। एक वक्त था जब उसके लिए ये सब लेना आम बात थी, लेकिन पिछले 1 साल से उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब उसे एक बाइक लेने के लिए भी सोचना पड़ता था। वो दोनों उस गाड़ी को देख रहे थे कि वो गाड़ी अचानक ही बड़ी स्पीड से स्टार्ट हुई और फिर हवा में बातें करती हुई वहां से निकल गई और उस गाड़ी को देखकर उस लड़की का मन ऐसा कर रहा था काश एक बार उस गाड़ी में बैठे हुए लड़के का ही दीदार हो जाता तो मजा आ जाता, पर फिर उसने अपने साथ खड़े लड़के की तरफ देखा और मुंह बना लिया। सुबह के 8 बजे एक कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की कमरे के अंदर आई। उसने खिड़कियों से सारे पर्दे हटाए और सूर्य की किरणों को अंदर आने दिया। जैसे ही खिड़कियों के पर्दे हटे, खिड़कियों से सूर्य की किरणें सीधा बेड पर आई जहां पर एक लड़की सोई हुई थी, या शायद जाग रही थी। ममता। ममता नाम था उस लड़की का जो उस कमरे में अभी अभी आई थी और अब उस कमरे को थोड़ा व्यवस्थित कर रही थी। कमरा बेहद आलीशान था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी महल के कमरे जैसा हो। बेड पर वो लड़की अभी भी ज्यों की त्यों थी, उसमें कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन अब ममता ने बोलना शुरू कर दिया था। उसने अलमारी खोली और उसमें से कपड़े निकालने लगी। बिना उस लड़की की तरफ देखते हुए ममता बोली, साहिबा आप जानती हैं, आज आपको इस घर में आए 1 साल हो चुका है और ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो जब साहिब आपको अपनी गोद में उठाकर इस घर में लेकर आए थे। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे पर तकलीफ के भाव आए और वो बेड की तरफ घूमी जहां पर वो लड़की अभी भी उसी हालत में थी। उसे देखते हुए अब उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर फिर जल्दी ही उसने अपने आंसू साफ किए और अपने हाथों में पकड़े हुए कपड़े टेबल पर रखते हुए बोली, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं साहिबा, बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए फिर आपको रेडी कर दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए आज स्पेशल दिन पर आप क्या चाहती हैं? कुछ खास तमन्ना है तो बताइए, पर आपको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। साहिब है ना, वो आपके बिना बताए ही सब कुछ जान जाते हैं। ममता अब उस कमरे में रखे हुए सभी फूलों को हटाकर उनकी जगह नए और ताज़े फूल रखते हुए बोल रही थी कि अचानक ही दरवाज़ा नॉक हुआ तो उसने पलट कर देखा, सामने एक लड़का खड़ा था जिसकी उम्र करीबन 27-28 साल की होगी। चेहरे पर नूर और गुरूर दोनों ही भरपूर। अपनी पॉकेट में हाथ डाले वो लड़का सिर्फ बेड की तरफ देख रहा था जहां पर वो लड़की अभी भी लेटी हुई थी। उसकी आंखों का रंग हल्का हरा था। चेहरे पर तनी हुई मूछें थी जिनके साथ हल्की हल्की बियर्ड भी थी। देखकर ही पता चल रहा था कि वो कोई आम आदमी तो नहीं होगा, क्योंकि कानों के डायमंड स्टड, गले में पहने डायमंड चैन, हाथों की सभी उंगलियों में पहनी हीरे की अंगूठियां और एक हाथ में हीरे का डायमंड ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में बेशकीमती घड़ी देखकर ही पता लग रहा था कि वो इंसान रईसी की चलती फिरती मिसाल है। वो लड़का अभी भी दरवाजे पर ही खड़ा था और ममता उसकी तरफ देखते हुए बोली, साहब आप आ गए। लेकिन उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया तो ममता उन सभी पुराने फूलों को एक बास्केट में डालकर बेड पर लेटी हुई लड़की की तरफ एक नज़र देखकर बाहर निकलते हुए बोली, मैंने अपना सारा काम कर दिया है, अब आप साहिबा को तैयार कर सकते हैं। इतना कहकर ममता वहां से चली गई तो वो लड़का अंदर आया और अंदर आते ही उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद वो ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा और अपने कानों के स्टड को छोड़कर बाकी सारी ज्वेलरी उतारकर उसने उस ड्रेसिंग के सामने रख दी और अब वो दिखने में एक नॉर्मल इंसान लग रहा था। अब वो लड़का बेड पर लेटी हुई लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आप भी कमाल करती हैं साहिबा, किसी दिन तो हमारे आने से पहले उठ जाइए ताकि हम आपको देखकर सरप्राइज हो जाएं, लेकिन आप तो हमारे आने के बाद भी नहीं उठती। कहते कहते ही उस लड़के की मुस्कुराहट गायब हो गई।
नाराज है हम आपसे, लेकिन हम अपनी नाराजगी तब जाहिर करेंगे जिस दिन आप उठकर हमसे बातें करेंगी। अब तक के लिए हम अपनी नाराजगी को थोड़ा साइड रख देते हैं और फिलहाल आपको अच्छे से तैयार करते हैं। कहते हुए उस लड़के ने टेबल पर रखे हुए कपड़े उठाए और बेड की तरफ लेकर बढ़ा, जहां पर साइड टेबल पर एक बड़ा सा कांच का कटोरा पानी से भरा हुआ था और उसके साथ ही वाइप्स और कॉटन रखी हुई थी। बेड पर लेटी हुई लड़की ने नाइट सूट पहना हुआ था, तो उस लड़के ने पहले उसके वो कपड़े उतारे और फिर उसके पूरे जिस्म को गीली कॉटन के साथ साफ किया और फिर एक सूखे तौलिए से अच्छे से पोंछ दिया। तभी उसका ध्यान उस लड़की के चेहरे पर गया तो एकदम से मुरझाया हुआ चेहरा, ना ही चेहरे पर कोई रौनक और ना ही कोई नूर। आंखें खुली लेकिन बिल्कुल स्थिर और होंठ सूखे हुए। उसे देखते ही उस लड़के के दिल में एक हुक सी उठी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भी तकलीफ भरे एक्सप्रेशन नहीं आने दिए, बल्कि बड़े प्यार से उस लड़की को कपड़े पहनाने लगा। अब उसने उसे एक कुर्ती और प्लाजो पहनाया और फिर उसके बालों को अच्छे से संवार कर उसके होठों पर हल्की हल्की लिप ग्लॉस और माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाते हुए बोला, बेहद खूबसूरत साहिबा। और ये कहते हुए उसने झुककर उस लड़की के माथे को बड़ी ही आत्मीयता से चूम लिया। उसे अच्छे से तैयार करने के बाद उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज चुके थे। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ तो उसने जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर ममता खड़ी थी। उसने उसे बताया कि पूजा की सभी तैयारियां हो गई है और पंडित जी भी आ चुके हैं, तो उस लड़के ने जल्दी आने का कहा तो ममता फिर से नीचे चली गई। उसके जाने के बाद वो लड़का वापस बेड की तरफ आया और अब उस लेटी हुई लड़की को अपनी गोद में उठाकर वो आईने के सामने आया और बोला, जब भी आप मेरे साथ इस आईने के सामने आती है ना साहिबा, तो मुझे हम दोनों के साथ से खूबसूरत और कुछ भी नहीं लगता। एक लड़का एक लड़की को गोद में लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरकर वो सीधा हॉल की तरफ आया, जहां पर पूजा की तैयारियां संपन्न हो चुकी थी। पंडित जी हवन कुंड के सामने बैठे थे और उसके बिल्कुल सामने एक दंपत्ति जोड़ा बैठा था, जो उम्र में लगभग 45 से 50 साल के बीच तक का होगा। उस दंपति ने उस लड़के को आते हुए देखा तो उनका चेहरा मुस्कान से खिल गया, लेकिन उस लड़के ने उनकी तरफ नहीं देखा, बस उसकी नज़र सिर्फ उस लड़की पर थी जो उसकी गोद में थी। उसे यूं ही गोद में लिए वो हवन कुंड के सामने बैठ गया तो पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। वो दंपत्ति जोड़ा और कोई नहीं, उस लड़के के माँ बाप थे, जिनमें अंजलि कपूर उस लड़के की माँ, जो कि बेहद खुशदिल और ममता से भरी एक औरत थी, और उनके साथ ही बैठे थे युवराज कपूर, जिनकी दरियादिली उनके चेहरे से ही झलक रही थी। अपने बेटे को नीचे आते देख और पूजा में बैठे देख उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पर अपना हाथ रखा और उस लड़के को देखते हुए मुस्कुरा दिए। खुशी जी की आंखों में तो नमी भर आई। उन्होंने अपना हाथ उस लड़के के कंधे पर रखा, लेकिन उस लड़के ने शायद उस हाथ को महसूस ही नहीं किया। वो तो बस पूरी तरह से पूजा में शामिल हो चुका था, और या उसे एहसास हो रहा था अपनी गोद में सिमटी हुई उस लड़की का। उसके अलावा उसका ध्यान और किसी चीज पर नहीं था और ना ही उसके दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा था। जब हवन कुंड की आग तेज हुई तो उसने अपने हाथों से उस लड़की को पूरी तरह से कवर कर लिया। धीरे धीरे पूजा संपन्न हुई तो उस लड़के ने आखिरी आहुति देकर हवन कुंड में जलती हुई आग को देखा, और इस वक्त उस आग से भी ज्यादा खतरनाक आग उसके दिल में मची हुई थी, जो कि उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो उस लड़की को यूं ही गोद में लिए अपनी जगह से उठा। आजा बच्चा, पहले नाश्ता कर ले। साहिबा को भी वहीं ले आ। अंजलि जी ने जल्दी से मेड को नाश्ता सर्व करने का इशारा करते हुए उस लड़के से कहा, लेकिन युवराज ने अभी भी उनकी तरफ नहीं देखा और बिना किसी भाव के साहिबा को अपनी गोद में लिए सीधा अपने कमरे में वापस चला गया। उन्हें जाते देख खुशी जी ने युवराज जी की तरफ देखा और बोली, कब तक मेरा बेटा यूं ही रहेगा? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जिस दिन साहिबा नींद से जागी, आपको भी आपका बेटा वापस मिल जाएगा। बस दुआ कीजिए कि साहिबा अब जल्दी से ठीक हो जाए। युवराज जी भी अपने बेटे को जाते देख कहा, मैं तो हर पल उस बच्चे के लिए दुआ करती हूँ, अंजलि जी ने रोते हुए कहा और युवराज जी के सीने से लग गई। ममता ने उन दोनों को देखा तो जल्दी से बोली, मैं ऊपर कमरे में जाकर देखती हूँ साहिब को। कहते ही वो ऊपर की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन युवराज जी ने जल्दी से उसे रोका और बोले, नहीं, अब उसे कुछ वक्त साहिबा के साथ बिताने दो।
उनकी बात सुनकर ममता भी वहां से किचन की तरफ चली गई। दोपहर के 4 बजे एक मॉल मुंबई। 4-5 लड़कियों का ग्रुप मॉल में घूम रहा था और साथ ही साथ शॉपिंग भी कर रहा था, लेकिन एक लड़की शॉपिंग की जगह बस वहां पर दुकानों में अंदर की तरफ देखती और फिर मन महसूस कर रह जाती है। उसके साथ ही सभी लड़कियों के हाथों में शॉपिंग बैग थे, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ उसका फोन था। तभी उसका फोन बजा और उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी, पर जैसे ही उसने सामने वाले की बात सुनी, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। यार, ऐसा भी क्या मांग लिया मैंने? तुमसे सिर्फ 5 लाख ही तो मांगे हैं, तो मुझे वो भी नहीं दे सकते? तुम जानते हो ना, मैं शॉपिंग करने आई हूँ, लेकिन अब तक मैंने एक टॉप तक नहीं लिया है अपने लिए, और मेरी सारी फ्रेंड्स भर भर कर शॉपिंग कर रही हैं। उसने गुस्से से कहा तो सामने वाला, जो कि उसका पति था, सामने से बोला, सॉरी जान, पर आज तुम्हारी शॉपिंग पॉसिबल नहीं। मैं कोशिश करूंगा जल्द ही तुम्हें खुद शॉपिंग पर लेकर जाऊं। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही परिधि ने फोन काट दिया। उसने पलटकर अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखा तो वो अब तक एक ज्वेलरी शॉप में एंटर हो चुकी थी। उसने गुस्से से एक नज़र अपने फोन को देखा और फिर खुद को नॉर्मल करती हुई उस शॉप के अंदर चली गई, जिसका नाम था कपूर डायमंड एंड ज्वेलर्स। अंदर आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वहां एक से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी सामने शोपीस पर लगी हुई थी। उसकी सहेलियां अपने लिए ज्वेलरी ले रही थी और वो बस खड़ी उन अच्छे अच्छे नेकलेस और बाकी सब ज्वेलरी को देख रही थी। अंदर ही अंदर उसका दिल जल रहा था, लेकिन बाहर से वो खुद को ऐसा दिखा रही थी जैसे उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा हो। लेकिन तभी उसकी नज़र एक नेकलेस पर गई, जो कि सामने शोपीस पर लगा हुआ था। वो उसकी तरफ बढ़ी और अपनी उंगलियों से छूते हुए उस नेकलेस की तरफ देखने लगी। काउंटर पर खड़ी लड़की जल्दी से उसकी तरफ आई और बोली, इसे पैक करवा दूं मैम? नहीं, मेरा मतलब अभी नहीं, उसने हाथ बढ़ाकर कहा, और फिर उस नेकलेस की तरफ देखकर बोली, वैसे इसका प्राइस कितना होगा? 5 करोड़। जैसे ही उस लड़की ने जवाब दिया, परिधि के होंठ सूख गए और वो एक टक बस उस नेकलेस को देखती रह गई। आप कुछ और देखना चाहेंगी मैम? सेल्स गर्ल ने कहा, लेकिन परिधि ने अब कोई जवाब नहीं दिया और वापस उन लड़कियों की तरफ आ गई जो उसके साथ वहां पर आई थी और अभी भी शॉपिंग में लगी हुई थी। उन सब ने शॉपिंग कर ली और बिल काउंटर पर आकर पेमेंट करने लगी। वो सभी वहां से निकल ही रही थी कि एक सेल्स गर्ल ने परिधि को रोका और उसके हाथों में एक बॉक्स पकड़ाते हुए बोली, ये आपके लिए हमारी तरफ से मैम। पर मैं ये कैसे ले सकती हूँ? ये है क्या? कहते हुए ही उसने उस बॉक्स को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो वही नेकलेस था जो उसने अभी थोड़ी देर पहले पसंद किया था। मैंने तो इसका पेमेंट नहीं किया, परिधि ने कहा, लेकिन फिर वो सेल्स गर्ल्स मुस्कुराई और बोली, ये हमारी सर की तरफ से आपके लिए है मैम, हैव अ नाइस डे। इतना कहकर उसने अपने हाथ हटा लिया और अपने काम में लग गई तो परिधि हैरानी से उस नेकलेस की तरफ देखती रह गई। उसने बहुत नाम सुना था कपूर इंडस्ट्रीज और ज्वेलर्स का। पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका सिक्का चलता था। उसने और भी बहुत कुछ सुन रखा था कपूरस के बारे में, लेकिन उसने ये कभी नहीं सुना था कि वो इतने दरियादिल भी हो सकते हैं। वैसे वो उसे लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उस नेकलेस को देखकर वह उसे वापस भी नहीं कर पाई और चुपचाप उसे लेकर वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का जो अपने फोन में लाइव कैमरा से ये सब देख रहा था, उसके होठों पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। उसने उस फोन को साइड में रखा और फिर उसके साथ ही बेड पर लेटी हुई साहिबा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उन हाथों पर अपने होंठ रख दिए। परिधि घर वापस आई तो उसने देखा नमन फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा परेशान हो। वो अभी बोल ही रहा था कि सामने वाले ने फोन काट दिया तो वो झल्ला गया कि तभी उसकी नज़र परिधि पर गई। क्या हुआ नमन, तुम इतने परेशान क्यों हो? परिधि ने पूछा तो नमन जाकर सोफे पर बैठ गया और कुछ नहीं बोला, बस लंबी लंबी सांसें लेता रहा। तो परिधि उसके पास जाकर बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रख एक बार फिर उससे पूछने लगी, तो इस बार नमन ने अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया और बोला, सब कुछ खत्म हो गया परी, कुछ नहीं बचा। मतलब? परिधि ने हैरानी से पूछा। 1 मिनट, तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ है?
नमन ने इस तरह से पूछा जैसे उसे कुछ चैन मिल गया हो, लेकिन ज्वेलरी शब्द सुनकर ही परिधि के हाथ अपने पर्स पर कस गए जिसमें उसने वो नेकलेस छुपा रखा था। ओह शिट, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? तुम्हारी ज्वेलरी करीबन 5 करोड़ की तो होगी। हम उसे देकर इस घर को बचा सकते हैं, वरना ये घर नीलाम हो जाएगा। परिधि, तुम मुझे अभी अपनी सारी ज्वेलरी निकाल कर दो। जैसे ही नमन ने कहा, परिधि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी ज्वेलरी तो उसके पास थी भी नहीं, और अगर होती भी तो शायद हो रमन को नहीं देती। उसने अपनी सारी ज्वेलरी तो कुछ दिन पहले ही जुए में गंवा दी थी। जैसे करते हो सोच रही थी, वैसे वैसे उसके हाथ अपने पर्स पर कसते जा रहे थे। अगर नमन को इस नेकलेस के बारे में पता लग गया तो वो उससे क्या कहेगी, और कहीं उसने उससे इस नेकलेस को छीन लिया तो। अपने आलीशान केबिन में बैठा एक लड़का जिसके सामने कई फाइनेंसर बैठे थे, उसने उनकी तरफ नोटों से भरा एक बैग बढ़ाया और बोला, आप लोग समझ गए होंगे कि अब आप लोगों को क्या करना है। याद रहे, मुझे नमन मेहरा बिल्कुल बर्बाद चाहिए। अगर किसी ने भी मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो उसकी बर्बादी नमन मेहरा से भी पहले होगी। इतना कहते ही सामने बैठे सभी फाइनेंसर के चेहरों के रंग उड़ चुके थे। उन लोगों में से एक ने वो पैसा इकट्ठा किया और उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, अगर आप हमें ये पैसे नहीं देते तो भी हम आपका काम कर देते। अगर हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो हमारा बिजनेस तो ठप हो जाएगा। अगर जंगल में रहना है तो शेर से बैर तो नहीं कर सकते ना, करनी तो उसकी गुलामी ही होगी। उनकी बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर फिर से एक कातिलाना मुस्कुराहट ठहर गई। वो सभी लोग अभी उसके केबिन से बाहर ही निकले थे कि उस लड़के ने पीछे अपनी सीट से अपना सिर टिका लिया और बोला, जिन्होंने मेरे इश्क को बर्बाद करने की कोशिश की, उनका बर्बाद होना तो बनता है। वो अभी थोड़ी देर पहले मंद मंद मुस्कुरा रहा था, लेकिन अभी अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अब उसका चेहरा गुस्से, नफरत और जुनून से भरा हुआ था। थोड़ी देर के लिए उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके फोन बजने पर उसकी आंखें खुली। फोन पर ममता नाम फ्लैश होते देखकर उसने जल्दी से फोन उठाया। साहिब, वो साहिबा, वो साहिबा। सामने से ममता की वो घबराई हुई सी आवाज, और वो लड़का एकदम से बेचैन हो गया और अपनी सीट से उठकर कैबिन से बाहर निकलते हुए बोला, मैं अभी आ रहा हूँ, प्लीज मेरी साहिबा का ध्यान रखना, मैं बस आ रहा हूँ। उसकी जान पर बनाई थी अपनी साहिबा के बारे में सुनकर वो बस जल्दी से अपनी साहिबा के पास पहुंच जाना चाहता था। उसका ड्राइवर गाड़ी लेकर तैयार खड़ा था, लेकिन ड्राइवर को खींचकर उसमें साइड किया और खुद ड्राइव करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। कपूर मेंशन। कुछ देर पहले कपूर मेंशन के सबसे आलीशान कमरे में बिस्तर पर लेटी उस लड़की के पास अंजलि कपूर बैठी थी और उसके बालों को सहला रही थी। वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, तुम्हें पता है साहिबा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। बस अब मुझे यही खूबसूरती मेरे बच्चे की जिंदगी में चाहिए, जिसके लिए तुम्हें जल्दी से ठीक होना पड़ेगा। मेरा बच्चा बहुत प्यार करता है तुमसे, प्लीज उसके प्यार के लिए जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने कभी उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, लेकिन जब वो तुम्हारे आसपास होता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं लेती। और अब इस मुस्कुराहट को मैं उसके होठों पर हमेशा के लिए देखना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हारा ठीक होना बहुत जरूरी है। वो अभी बोल ही रही थी कि अचानक ही बेड पर लेटी उस लड़की की सांसें तेज होने लगी और उसके हाथ पैर कांपने लगे। अंजलि कपूर एकदम से हैरान हो गई। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ा और उसके हाथों को सहलाते हुए उसके सिर पर भी अपना हाथ फेरने लगी। उन्होंने जल्दी से ममता को आवाज लगाई। ममता ने वहां आकर जब उस लड़की की ऐसी हालत देखी तो जल्दी से किसी को फोन लगाया। धड़कने भी इतनी तेजी से ना चले जितनी तेजी से एक गाड़ी कपूर मेंशन में एंटर हुई। गाड़ी में से एक लड़का निकलकर घर के अंदर की तरफ भागा और सीधा उस कमरे में आया जहां पर वो लड़की अभी भी तेज तेज सांसें ले रही थी। उसे देखते ही ममता और अंजलि कपूर दोनों ही उस लड़की से अलग होकर एक तरफ हो गई और फिर अगले ही पल उस कमरे में से बाहर भी चली गई। साहिबा, शांत, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कहते हुए उस लड़के ने खुद बिस्तर पर आकर अपनी साहिबा को अपनी गोद में भर लिया था।
वो लड़की जो अभी तक तेज तेज सांसें ले रही थी और उसके हाथ पैर कांप रहे थे, अब उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी और उसके हाथ पैर भी ढीले पड़ गए। उसकी वो स्थिर आंखें जो पहले एकदम बेचैन थी अब वापस नॉर्मल होने लगी। वो लड़का अभी भी कभी उसके गालों को सहलाता तो कभी उसकी पीठ को, कभी उसे अपने सीने से लगा था तो कभी अपने सीने से हटाकर उसके चेहरे की तरफ देखता। उसकी आंखों में नमी भरी हुई थी और देखते ही देखते वह नमी आंसुओं का रूप लेकर बहने लगी और वो आंसू उस लड़की के चेहरे पर गिरने लगे। प्लीज साहिबा, संभालो ना, खुद को भी और मुझे भी, रोकर कहते हुए वो लड़का एक बार फिर से उस लड़की से इस तरह से चिपका जैसे उससे अलग हुआ तो वो खत्म हो जाएगा। वो तड़प रहा था अपनी साहिबा को इस हालत में देखकर, लेकिन अचानक ही वो हैरान रह गया जब उस लड़की ने अपने बेजान हाथ से उसके हाथ को थाम लिया। उसने अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों को अपनी उंगलियों से साफ किया और फिर अपने हाथ की तरफ देखा जिस पर उस लड़की ने पकड़ बनाई हुई थी। वो अपना दूसरा हाथ अपने होठों पर रख कर मुस्कुराने लगा और ऐसे देखने लगा जैसे कोई जादू हो गया हो। साहिबा, तुमने मुझे छुआ? साहिबा, तुमने सच में मुझे छुआ? उस लड़के ने उसके हाथ को ना जाने कितनी ही बार शिद्दत से चूमते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। अभी भी उसकी आंखों में हैरानी थी और होठों पर मुस्कुराहट। उसने उसे अच्छे से अपनी गोद में लिया और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, लेकिन वो लड़की अभी भी बेजान थी और अब एक बार फिर से उसका हाथ धीरे धीरे ढीला होने लगा था और वो पकड़ छूटने लगी थी। तो उस लड़के ने उसके हाथ को फिर से अपने हाथों में कसा और बोला, प्लीज साहिबा, मत छोड़ना मुझे। इतना कहकर उसने फिर से उस लड़की को अपने सीने से लगा लिया और उसे अपनी बाहों में कस लिया। अब उसे आराम से बिस्तर पर लिटाकर वो खुद भी उसके साथ लेट गया। थोड़ी देर बाद वो लड़का उस कमरे से बाहर आया तो कमरे के बाहर खड़ी ममता जल्दी से उसके सामने आई। उसे देखते हुए वो लड़का हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पूरे कपूर मेंशन को खूबसूरती से सजा दो। आज पहली बार मेरी साहिबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। आज जिसे जो चाहिए वो दे दो। खुशियां ही खुशियां बांट दो सब में। ममता उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी तो वो लड़का आगे बढ़ गया और अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने अपने फोन पर एक मैसेज देखा जिसमें लिखा था, बॉस परिधि मेहरा आपसे मिलना चाहती है। ममता उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी तो वो लड़का आगे बढ़ गया और अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने अपने फोन पर एक मैसेज देखा जिसमें लिखा था, बॉस परिधि मेहरा आपसे मिलना चाहती है। मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं आज रात क्लब हाउस ऑफ बोल्डनेस जाऊंगा। उस लड़के ने अपने फोन से ये मैसेज अपने मैनेजर को कर दिया था और इस मैसेज को पढ़कर उस मैनेजर रक्षित के चेहरे पर भी एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। उसके बॉस का सच में कोई जवाब नहीं था। परिधि जो अभी उसके सामने ही खड़ी थी, वो दोबारा बोली, मुझे मान्य कपूर से मिलना है। उन्हें कहो परिधि मेहरा उनसे मिलने आई है। फिर चाहे वो किसी भी मीटिंग में हो, देखना दौड़ते यहाँ चले आएंगे। वो एटीट्यूड से बोल रही थी कि उसके सारे एटीट्यूड पर उस मैनेजर ने पानी फेर दिया। ये कहकर कि उसका बॉस अभी तो फ्री नहीं है, लेकिन शाम को वो क्लब हाउस ऑफ बोल्डनेस से में जाने वाले हैं। आप चाहे तो वहां जाकर उनसे मिल सकती हैं। हाउस ऑफ बोल्डनेस नाम सुनकर ही परिधि की आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया क्योंकि वहां जाना अब उसकी औकात से बाहर था। और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वो मैनेजर सब समझ गया था। उसने अपनी पॉकेट में से एक कार्ड निकाला और फिर परिधि की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे रख लीजिए, ये आपकी हेल्प करेगा। परिधि ने उस कार्ड की तरफ देखा तो वो उस क्लब का वीआईपी पास था। उस कार्ड को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। अब उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था। मुंबई, मेहरा हाउस। परिधि जैसे ही घर के बाहर पहुंची उसने देखा कि उसके घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, जिनके साथ नमन भी था और नमन उन लोगों के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। प्लीज सर, मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके बैंक का एक एक पैसा चुका दूंगा, सिर्फ मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। नमन गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा था, लेकिन उन ऑफिसर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
उन्होंने उसके आगे एक फाइल बढ़ाई और बोले, पिछले 1 साल से आपने अपनी एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, इसलिए मजबूरन बैंक को आपको दिए लोन को वसूल करने के लिए इस घर को नीलाम करना पड़ रहा है। पर सर, इस वक्त सिर्फ ये घर ही बचा है मेरे पास। अगर वो भी आप लोग नीलाम कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? नमन ने बेबसी से कहा तो ऑफिसर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उनमें से एक बोला, ठीक है, सिर्फ कल तक का वक्त है आपके पास मिस्टर नमन मेहरा। अगर कल आपने बैंक को उनका सारा पैसा वापस नहीं दिया तो आपको इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाएगा। परिधि जो उनके पास खड़ी ये सभी बातें सुन रही थी। उसकी नजरें नमन पर थी। जब उसने नमन से शादी की थी तब वो टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल था, लेकिन इस वक्त तो वो भिखारियों की हालत में आ चुका था। उसे देखते हुए वो यही सोच रही थी कि अब नमन के साथ रहना उसके लिए इम्पॉसिबल है, तो क्यों ना वो मान्य कपूर पर ट्राई करें। और वैसे भी खुद मान्य ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, उसे वो बेशकीमती नेकलेस देकर तो अब उसे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वैसे भी इस कंगाल के पास अब बचा ही क्या है। परिधि घर के अंदर आई और चुपचाप अपना बैग पैक करने लगी। नमन ऑफिसर को भेजने के बाद अंदर आया तो परिधि को यूं बैग पैक करते देख बोला, जान, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें हमारे बैग पैक करने की जरूरत नहीं है, हमें यहां से कोई नहीं निकालेगा। मैं कल तक कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लूंगा। पर तुमसे किसने कहा कि मैं हमारे बैग पैक कर रही हूं? मैं सिर्फ अपना बैग पैक कर रही हूं नमन, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये तुम क्या बोल रही हो परिधि? नमन अचानक से उसके पास आकर बोला। परिधि का जवाब सुनकर वो एकदम हैरान रह गया था। उसे यूं देखकर परिधि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, और ओ कम ऑन नमन, अब ऐसे तो मत देखो जैसे कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपनी हालत देखो, तुम बिल्कुल फटीचर जैसी हालत हो चुकी है तुम्हारी, और ऐसे में तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ। और हाँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे इस घर को नीलाम होने से बचाओ या नहीं, और अगर ऐसा हो भी गया तो भी तुम्हारे पास सिर्फ घर के अलावा और कुछ नहीं है। उसकी बातें सुनकर नमन के चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन फिर वो हंसते हुए बोला, ओह रियली परिधि, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह से मेरा साथ छोड़ दोगी। कितना प्यार करते हैं हम एक दूसरे से? करते हैं नहीं करते थे, और प्यार का क्या है, वो तो चंद लम्हों में किसी से भी हो जाता है। तुम्हें भी तो आज तक ना जाने कितने ही लड़कियों से हुआ, पर शादी हर किसी से नहीं होती। नमन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पर सभी शादियां पूरी भी नहीं होती, तलाक होते रहते हैं। हमारा भी हो जाएगा। बाय द वे, मुझे तलाक की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो हम यूं ही अलग रह सकते हैं, बस तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना, परिधि ने कहा, और फिर अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर जाने लगी तो नमन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और बोला, प्लीज परी, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। हाउ चीप नमन, तुम इतनी चीजी लाइनें मुझसे तो मत ही बोलो। ये सब लाइनें तुम उन लड़कियों के लिए रखो जिनके साथ तुम्हारे शादी से पहले अफेयर थे। अभी भी उनमें से कोई एक आधे मिल जाएगी तुम्हें, डोंट वरी। इतना कहकर परिधि ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और आगे बढ़ गई, लेकिन फिर जाते जाते रुकी और नमन की तरफ पलटकर बोली, क्या नाम था उस लड़की का? हाँ अनन्या, वो तो पागल थी ना तुम्हारे लिए। तुम्हारे इश्क के चक्कर में तो वो सच में पागल हो चुकी थी। जाओ ढूंढ लो उसे, मिल जाएगी तो कर लेना उससे शादी। वैसे भी अब तुम्हें कोई मुझ जैसी तो मिलने से रही। ये बात कहते वक्त परिधि के चेहरे पर एटीट्यूड साफ झलक रहा था, और वही उसकी बातें सुनकर नमन के दिल और दिमाग में अनन्या की तस्वीरें घूमने लगी थी। अब वो परिधि को हाथ पकड़कर रोक ही नहीं पाया, और परिधि भी चुपचाप वहां से बाहर निकल गई। रात के करीबन 9 बजे हाउस ऑफ बोल्डनेस बिलेनियर वोडका नाम की शराब की एक बोतल काउंटर पर रखी थी, और सामने चेयर पर एक आदमी बैठा था और उसके साथ ही खड़ा एक आदमी उस बोतल में से शराब निकालकर उस आदमी के गिलास में सर्व कर रहा था।
एक कैब क्लब के बाहर आकर रुकी और पीछे बैठे लड़की ने जल्दी से अपने पर्स में से एक छोटा सा आईना निकाला और खुद का मेकअप और बाकी सब चीजें चेक करने लगी। उसने अपनी ड्रेस की तरफ देखा तो हल्का सा अपनी ड्रेस को आगे से खींच कर नीचे कर दिया, जिससे अब उसकी क्लीवेज उभरकर दिखाई देने लगी। तो आगे बैठे ड्राइवर की नजरें जल्दी से वहां अटक गई। उस ड्राइवर की नजरें अपने सीने पर पाकर परिधि ने गुस्से से गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर झुककर उस ड्राइवर को देखते हुए बोली, अपनी औकात में रहो, मुझे देखने की तुम्हारी हैसियत नहीं। इतना कहकर वो क्लब की तरफ घूम गई और फिर आगे बढ़ गई। सर, परिधि मेहरा चुकी है, रक्षित ने कहा तो चेयर पर बैठा लड़का उसकी तरफ देखते हुए बोला, सब तैयारियां हो चुकी है ना? तो रक्षित ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसके बाद उस लड़के के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट ठहर गई। परिधि एक बार फिर से अपनी ड्रेस को ऊपर से थोड़ा नीचे कर और कमर से थोड़ा ठीक कर क्लब में एंटर हुई, जहां पर म्यूजिक एकदम तेज आवाज में चल रहा था और काफी लड़के लड़कियां नाच रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, एक लड़के ने उसे रोका और बोला, डू यू हैव एनी पास? तो परिधि ने जल्दी से अपने पर्स में रखा हुआ पास उसकी तरफ बढ़ाया। इस क्लब में आना अब उसके लिए तो एक ख्वाब ही बन चुका था, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए लाखों रुपए की टिकट लेनी पड़ती थी और यहाँ की हर एक चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, जिसे वो फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उसके इरादे यहाँ की मालकिन बनने के थे, क्योंकि इस क्लब का ऑनर कोई और नहीं बल्कि मान्या कपूर खुद था। वो बस जल्दी से जल्दी मान्या को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर उसके साथ अपनी लाइफ सेट करना चाहती थी, क्योंकि अगर एक बार मान्या उसके जाल में फंस गया तो वो पूरी जिंदगी ऐश कर सकती थी। उसका पूरा प्लान सेट था, बस अब उसे किसी भी तरह से मान्या को सिड्यूस करना था। अंदर आने के बाद उसकी नजरें मान्या को ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी नजर नहीं आया। लेकिन तभी उसकी नजर रक्षित पर गई, जो कि मान्या का मैनेजर था। वो जल्दी से उसकी तरफ आई, लेकिन तभी उसकी नजर रक्षित के बिल्कुल सामने बैठे एक आदमी पर गई, जिसे देखकर ही उसकी सांसें सूखने लगी। वो और कोई नहीं बल्कि मान्या कपूर ही था। तभी उसकी नजर सामने काउंटर पर रखी शराब की बोतल पर गई और उसे देखकर ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस शराब की कीमत लगभग से 24 करोड़ थी। हेलो मान्या, वो बड़ी ही एटीट्यूड से उसके आगे आकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली। लेकिन मान्या ने एक नज़र उस देखा और फिर से नजरें अपने गिलास पर टिका दी तो परिधि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार बेइज्जती का थप्पड़ मार दिया हो। लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई और बड़ी अदा से काउंटर पर अपना हाथ रख कर अपने बालों को एक तरफ लाते हुए बोली, जो सुना था तुम्हारे बारे में, सच ही सुना था कि तुम चलते फिरते एटीट्यूड बम हो। आई लाइक इट। मुझे सिर्फ लाइक ही नहीं, लव करने वाली भी बहुत है। इसके अलावा और कुछ है क्या कहने को? मान्या ने बड़े ही एटीट्यूड से कहा तो परिधि उसके थोड़ा करीब आई और उसके चेहरे के पास आकर बोली, सिर्फ कहना ही क्यों, करने को भी बहुत कुछ है अगर तुम चाहो तो। ओ रियली? पर तुम हो कौन? पहले तो मैंने कभी तुम्हें इस क्लब में नहीं देखा, मान्या ने पूछा तो परिधि थोड़ा सक पका गई, क्योंकि काफी लंबे वक्त से वो इस क्लब में नहीं आई थी। हालांकि वो सिर्फ इस क्लब में एक ही बार आई थी, वो भी शादी के थोड़े दिनों बाद, जब नमन करोड़पति होता था, लेकिन अब तो रोड़पति हो चुका था। फिर भी उसने जल्दी खुद को नॉर्मल किया और बोली, मैं इस शहर में बिल्कुल नई हूं, लेकिन अब सोचती हूं कि हमेशा के लिए यही रह जाऊं। अगर कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए तो। अच्छा, तो कैसा पार्टनर चाहिए तुम्हें? मान्या ने अपने होठों से अपना गिलास लगाते हुए बोला तो परिधि ने इस बार उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, बिल्कुल तुम जैसा। तो मान्या मुस्कुराने लगा और बोला, मुझ जैसा तो पूरी दुनिया में कोई नहीं। अगर मुझ जैसा चाहिए तो सिर्फ मैं ही मिल सकता हूं। तो फिर देर किस बात की? इस बार परिधि में थोड़ा सा झुक कर कहा तो उसका पूरा क्लीवेज बिल्कुल मान्या के सामने आ गया और उसने झट से अपनी नजरें फेर ली। उसकी आंखों के सामने किसी का खूबसूरत चेहरा दिखाई देने लगा था। क्या हुआ? लगता है किसी की यादों में खो गए तुम। परिधि ने यूं ही कह दिया तो अचानक ही मान्या ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को पकड़कर अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर बोला, मुझे किसी की यादें पागल नहीं करती, बल्कि मैं खुद किसी की यादों में जाकर उसे पागल कर देता हूं।
उसकी बात सुनकर परिधि मुस्कुराई और फिर बोली, सिर्फ यादों में ही पागल कर सकते हो या हकीकत में भी? तुम मुझे ट्राई करना चाहती हो बेबी गर्ल? मान्या ने मुस्कुरा कर कहा तो परिधि भी मुस्कुराई और बोली, सिर्फ ट्राई ही नहीं, तुम्हें परमानेंट अपना बनाना चाहती हूँ। लेकिन मैं बिना ट्राई किए कोई चीज़ ही नहीं लेता, फिर वो चाहे जिस्म पर पहनने वाला कपड़ा हो या जिस्म से मिलने वाला जिस्म। मान्य नहीं एकदम खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ कहा तो परिधि के तो पूरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया। अब तक वो कूल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मान्य की तरफ से कुछ ऐसी डिमांड होगी ये तो उसने सोचा भी नहीं था। उसके चेहरे के उड़े रंग देखकर मान्या व्यंग से मुस्कुराया और बोला, लगता है अभी छोटी बच्ची हो तुम। जाओ जाकर पार्क में घूमो, ये क्लब एडल्ट्स के लिए है। इतना कहकर मान्या अपनी जगह से उठा और फिर रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ, ध्यान रहे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। उसे जाते देख परिधि एकदम से कांपते हुए अपने ख्यालों से बाहर आई। उसे किसी भी तरह मान्या को अपना बनाना था, क्योंकि वो ज्यादा देर अकेले रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो वो होटल का रेंट दे सके, तो वो जल्दी से उसके पीछे पीछे भागी और उसके पीछे भागते देख रक्षित के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सच में बॉस, आपका कोई जवाब नहीं, उसने मन ही मन कहा। मान्य जो अभी अभी अपने कमरे में आया था, अभी उसने दरवाजा बंद भी नहीं किया था कि अचानक ही परिधि ने उस दरवाजे पर अपना हाथ रखा और बेहद सिलेक्टिव नजरों से मान्य को देखते हुए बोली, आई एम रेडी फॉर ट्रायल। उसका जवाब सुनकर और उसकी अदाएं देखकर मान्य मुस्कुराया और फिर उसने दरवाजा एक बार फिर से पूरा खोल दिया तो परिधि अंदर आ गई। क्लब की चकाचौंध देखकर तो उसकी आंखें पहले की खुली रह गई थी, लेकिन वो कमरा देखकर तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्वर्ग में पहुंच गई हो। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने आलीशान कमरे में रहने का मौका उसे मिल सकता है। मान्या ने अपनी शर्ट के बटन उतारने शुरू कर दिए और फिर जाकर बैठ गया तो परिधि ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर अपने जिस्म पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, आई वॉन्ट सम वाइन। तो मान्य अपनी आंखों से सामने की तरफ इशारा किया तो वही दारू जो मान्य नीचे पी रहा था सामने टेबल पर रखी थी। परिधि उस टेबल की तरफ बढ़ी और फिर गिलास के जगह उसने उस बोतल को ही मुंह लगा लिया और पीते हुए ही मान्य की तरफ आई। मान्या ने अपने पैर बेड के नीचे रख रखे थे, लेकिन अब उसने अपना एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे कर दिया तो परिधि भी आकर उसकी गोद में बैठ गई। दोनों के जिस्म एक दूसरे से टच हो रहे थे और परिधि में अपना एक हाथ मान्य के सीने पर रख दिया था। तुम भी पीना चाहोगे क्या? परिधि ने बोतल को मान्य के होठों की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो मान्या ने उस बोतल को अपने हाथ से हटाया और बोला, अगर तुम अपना नशा मुझ पर चढ़ा सको तो अगला जाम हम दोनों एक साथ पिएंगे। इतना कहकर उसने परिधि को कमर से थामा और उसे यूं ही अपनी गोद में लिए खड़ा हो गया और फिर एक ही झटके में उसने परिधि को घुमाते हुए बेड पर पटक दिया तो परिधि हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन उसके बाद मान्य अपने कपड़े उतारने लगा था। अब वो सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए था। परिधि की पूरी ड्रेस अस्त व्यस्त हो चुकी थी, लेकिन उसने उसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं की। मान्य उसे देखते हुए कबर्ड की तरफ बढ़ा तो वहां से उसे हैंडकफ लेकर आते हुए देख परिधि की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन अब तो उसके सिर पर दो नशे सवार थे, एक मान्य को पाने का और दूसरा उस महंगी शराब का। उसे कोई सुध बुध नहीं थी। मान्या ने उसके हाथों और पैरों को उस हैंडकफ से बांध दिया और फिर जाकर लाइट ऑफ कर दी। कुछ ही पलों में रूम का तापमान एकदम से बढ़ने लगा था। बिस्तर पर करवट ले रहे दो जिस्मों के कपड़े उनके जिस्म से आजाद होकर फर्श पर गिर चुके थे। अब वहां पर दो लोगों की आहें और सिसकियां की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दो जिस्म एक दूसरे से तड़प कर प्यार कर रहे हो और गहरी गहरी सांसें लेते हुए एक दूसरे पर अपना प्यार लुटा रहे हो। पूरा कमरा उनकी उन सिसकियों से और दर्द की हल्की हल्की आहों से भर चुका था। मुंबई, हाउस ऑफ बोल्डनेस। सुबह के 9 बजे एक लग्जरियस कमरे में एक लड़की औंधे मुंह लेटी हुई थी और उसके साथ ही एक लड़का भी लेटा हुआ था, जिसके हाथ उस लड़की की कमर पर थे और उन हाथों के अलावा उस लड़की के जिस्म पर और कुछ नहीं था, ना ही कोई कपड़ा और ना ही कुछ और।
अभी उन दोनों में से किसी की आंखें नहीं खुली थी कि अचानक ही उस कमरे के दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था तो बड़ी आराम से ही खुल गया, लेकिन शायद बाहर खड़े आदमी ने जोर ज्यादा लगा दिया था तो वो एक झटके से अंदर आया, लेकिन उससे बड़ा झटका उसे सामने बेड पर लेटे हुए उन दोनों शख्स को देखकर लगा। नमन के होश उड़ चुके थे। परिधि को वहां पर देखकर उसका फिलहाल मन कर रहा था कि खुद की जान ले ले और साथ ही साथ परिधि की भी, लेकिन अभी उसने हिम्मत और दिमाग से काम लिया और जल्दी से परिधि की तरफ बढ़कर उसे कंबल से कवर करने की कोशिश की। अपने आसपास होती हलचल को महसूस कर परिधि ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सामने नमन मेहरा का चेहरा दिखाई दिया। तुम यहाँ कैसे आए? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? परिधि अपनी आंखें जल्दी से खोल उसे देखती हुई बोली। उसे इस बात की परवाह तो बिल्कुल भी नहीं थी कि वो अपने ही पति के सामने किसी और के साथ बेड पर लेटी हुई है और किस हालत में है। अभी भी वो उसे एटीट्यूड और गुस्से से देख रही थी, लेकिन नमन ने उसे संभालने की कोशिश की और बोला, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तो परिधि ने उसका हाथ दूर झटका और बोली, दूर रहो मुझसे। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अब मैं मान्य कपूर की हूँ और तुम्हारी औकात नहीं है उसके सामने खड़े होने की भी। वो अभी कह ही रही थी कि अचानक ही उस कमरे के दरवाजे पर बहुत से लोगों के कदमों की आहट हुई और साथ ही साथ चलते हुए कैमरों की आवाज़ भी गूंजने लगी। मीडिया के लोग वहां खड़े हुए उनकी तस्वीरें ले रहे थे, जिसे देख परिधि और नमन दोनों की आंखें हैरत में फैल गई थी और अब तक जो लड़का सोया हुआ था अब अपनी आंखें मसलते हुए उठा और सामने की तरफ देखने लगा जैसे उसके लिए कोई नई चीज ना हो। लेकिन जैसे ही परिधि की नज़र उस लड़के पर गई उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई और वो हैरान होते हुए बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मान्य कहाँ है? मान्य नहीं, अमान्य नाम है मेरा। और यार तुम मुझे नहीं जानती? कल रात तक तो मैं तुम्हारी जान था और आज अनजान हो गया? वो लड़का मुस्कराकर बोल रहा था। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने खड़ा मीडिया उसकी किस हालत में तस्वीरें ले रहा था, जबकि परिधि अब तक खुद को चादर से कवर कर चुकी थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि जिस इज्जत को वो ढकने की कोशिश कर रही थी उसकी धज्जियां तो कब की उड़ चुकी थी। मीडिया वाले अब तस्वीरों के साथ साथ लाइव फुटेज भी निकाल रहे थे और अब वो लोग कैमरा यूं ही परिधि, नमन और उस लड़के अमान्य की तरफ दिखाते हुए पूछने लगे, तो बताइए मिस्टर नमन मेहरा, आखिर आप इतनी हद तक कैसे गिर गए कि अपने बिजनेस को बचाने के लिए आपने अपनी ही बीवी को बेच दिया? क्या सच में आप इतने ज्यादा कर्जदार हो चुके हैं कि अपना कर्जा चुकाने के लिए आपने अपनी ही बीवी का सौदा कर दिया? क्या सच में आपको पैसा इतना प्यारा है कि आपने अपनी 3 साल की शादी को बर्बाद करके अपनी बीवी के जिस्म की नुमाइश करनी शुरू कर दी? और आप बताइए मिस्टर अमान्य, कितने में खरीदा आपने परिधि मेहरा को और कितने दिनों के लिए? क्या अब आप हमेशा उनके साथ रहने वाले हैं? यू शट अप ब्लडी पीपल, परिधि चिल्लाते हुए बोली, लेकिन नमन ने उसे शांत करने की कोशिश की और मीडिया की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक गलतफहमी है। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है, पूरे 20 करोड़ दए हैं मैंने मिसेस परिधि मेहरा के साथ वक्त बिताने के लिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने घाटे का सौदा कर दिया। उसने परिधि को देखकर व्यंग से कहा तो परिधि ने उसे घूर कर देखा और चिल्लाकर बोली, हाउ डेयर यू, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पर मान्य कपूर के साथ आई थी। मुझे मान्य कपूर चाहिए, तुम्हें तो मैं जानती तक नहीं। वो लड़का इतने में शर्ट और पैंट पहनकर मीडिया के सामने आया और बोला, जो भी सच था आप सब देख चुके हैं और अब मुझे नहीं लगता मुझे आप सब लोगों से कुछ कहने की जरूरत है, पर हाँ इतना जरूर कहूंगा कि आई हैव यूज्ड ऑल द प्रिकॉशन, सो नाउ डोंट ब्लेम इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट। इतना कहकर अपनी आंख हल्के से दबाते हुए वो वहां से चला गया तो अब नमन ने भी घूरते हुए परिधि की तरफ देखा और बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पैसों के लिए इतनी अंधी हो जाओगी। आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने मुझे ऐसा धोखा दिया? कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया की दौलत मेरे पास हो, लेकिन आज तुमने सब खत्म कर दिया। आई हेट यू परिधि। इतना कहकर नमन भी वहां से चला गया तो परिधि गुस्से से उन सबको देखती रही। मीडिया वालों ने कुछ तस्वीरें उसकी और ली और फिर वो भी वहां से चले गए। अब उस कमरे में कोई नहीं था सिवाय चादर में लिपटी परिधि के और इस वक्त वो फिलहाल गुस्से में कांप रही थी। उसका चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो चुका था।
उसने अपने ऊपर ओढ़ी हुई चादर को मुट्ठियों में भींच लिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मान्य कपूर। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तूने मेरी इज्जत को यूं सरेआम नीलाम कर दिया? तुमने जो मेरे साथ किया उसका हर्जाना तुम्हें भरना होगा एल। तुम जानते नहीं हो मुझे परिधि नाम है मेरा और चलती फिरती आग हूं मैं जिसमें अब मैं तुम्हें भस्म करके रहूंगी। पहले मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रिलेशन में आना चाहती थी लेकिन अब तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। यू हैव टू बी माइन। मुझे पाने की तलब में तड़पती रह जाओगी लेकिन मुझे अपना बनाना तो दूर मेरे आसपास फटकने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। अचानक वहां पर आवाज गूंजी तो परिधि ने हड़बड़ाकर सामने की तरफ देखा जहां दरवाजे पर हाथ रखकर मान्य अपने हाथ में एक शैंपेन की बोतल लिए खड़ा था। उसे होठों से लगाते हुए वो अंदर आया और फिर वो बोतल परिधि की तरफ बढ़ाकर बोला, ओह तुम तो ट्रायल में ही पूरी तरह फेल हो गई। पर क्या करें गलती तुम्हारी नहीं है, तुमने ख्वाब ही अपनी औकात से बाहर कर देख लिया तो टूटना तो था ही। डोंट वरी मेरा ड्राइवर अभी कुंवारा है, कहो तो उससे शादी फिक्स करा दूं तुम्हारी। इतना कहकर मान्य व्यंग से हंसने लगा और फिर चच की आवाज निकालते हुए उसे देखते हुए वहां पर जाने लगा। लेकिन जब उसने परिधि का सवाल सुना तो उसके कदम रुक गए। अगर मेरी हैसियत तुम्हारा ख्वाब देखने की नहीं तो ये बता दो कि तुम्हें पाने का हक है किसका? कौन है वो जिसके ख्वाबों में तुम खोए हुए हो? उसका सवाल सुनकर ही मान्य के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो उसकी तरफ वापस से घुमा और अपने होठों को हल्का सा काटकर कुछ सोचते हुए बोला, मेरी साहिबा का। परिधि का सवाल सुनकर ही मान्य के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो उसकी तरफ वापस से घुमा और अपने होठों को हल्का सा काटकर कुछ सोचते हुए बोला, मेरी साहिबा का। साहिबा? परिधि ने ये नाम ही पहली बार सुना था, लेकिन फिर वो अपनी चादर को संभाल कर यूं ही बिस्तर पर से खड़ी हुई और मान्य की तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथों में वो बोतल थी जो मान्य ने उसकी तरफ बढ़ाई थी और फिर बेड पर रख दी थी। उसने वो बोतल नीचे जमीन पर रख दी और बोली, आज जैसे मैंने ये बोतल तोड़ी है उसी तरह तुम्हारा हर एक ख्वाब मैं तोड़ दूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने परिधि के साथ पंगा लिया, तुम्हारी उस साहिबा को भी इस तरह। परिधि ये कह ही रही थी कि मान्य ने एकदम से उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे ढकेलते हुए पीछे बेड की तरफ ले गया और फिर एक झटके से ही बेड पर लिटाकर उसके चेहरे पर झुककर दांत पीसते हुए बोला, मेरी साहिबा कोई कांच की गुड़िया नहीं जिसे तुम तोड़ दोगी, वो मान्य कपूर का इश्क है। जब मान्य कपूर तक पहुंचना तुम्हारी औकात में नहीं तो उसके इश्क का तो नाम लेना भी तुम्हारी हैसियत से बाहर होगा। परिधि खुद को मान्य से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो उसकी लाल आंखें देखकर एकदम से सहम गई। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो एकदम से इस तरह से बेकाबू हो जाएगा। वो सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मान्य ने उसकी गर्दन इतनी ज्यादा कसकर पकड़ी थी कि वो अपने आप को तो दूर अपनी पलकें तक नहीं झपका पा रही थी, उसकी आंखें तक बाहर निकलने को हो गई थी। वो तड़पने लगी तो मान्य ने एक झटके में ही उसे छोड़ दिया और ऊपर की तरफ उठकर बोला, अगली बार अगर मेरी साहिबा का नाम भी अपनी जुबान से लिया तो तुम्हारे जुबान खींच लूंगा। तुम्हें मैं सिर्फ बर्बाद करना चाहता था, लेकिन अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की तो तुम्हें बर्बाद नहीं खत्म कर दूंगा। मान्य ने ये सब एकदम किलर एक्सप्रेशन के साथ कहा था और उसके बाद वो वहां से चला गया, जबकि परिधि उसकी बातों का मतलब सोचते ही रह गई। मान्य उसे बर्बाद करना चाहता था, लेकिन क्यों? आखिर उसने उसका क्या बिगाड़ा है? और ये साहिबा कौन है जिसके लिए वो इतना ज्यादा पागल है कि वो किसी की जान भी ले सकता है? आज तक उसने मान्य कपूर के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की भी है। आखिर कौन है साहिबा? ये परिधि का दिमाग सोच रहा था, लेकिन उसका जिस्म अभी भी कांप रहा था। मान्य का वो बड़ी सी निर्दयता से उसका गला घोटना उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। परिधि की सांसें हलक में अटका कर मान्य उस कमरे से बाहर आ गया और फिर अपने केबिन की तरफ गया, जो कि उस क्लब के अंदर बिल्कुल टॉप फ्लोर पर बना हुआ था। वहां आकर वो अपनी चेयर पर बैठा और सिर टिकाकर आंखें बंद कर खुद को शांत करने लगा। आंखें बंद करते ही उसकी साहिबा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, लेकिन उसकी साहिबा तब बिल्कुल वैसी नहीं थी।
मान्य की साहिबा पहले और भी खूबसूरत थी, लेकिन शायद किसी ने उसकी खूबसूरती को नजर लगा दी थी। मान्य बेहद गुस्से में अपने ऑफिस से निकला था, क्योंकि उसका गुस्सा हमेशा से उसका साथी रहा था। हर छोटी बड़ी बात पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था, इतना कि अपने गुस्से में वो सामने वाले को इंसान तक नहीं समझता था। छोटी सी गलती पर भी किसी पर भी हाथ उठा देता और किसी की भी जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक पल नहीं लगाता था। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उसकी लाइफ में इंटरफेयर करे या उसके आसपास भी आए। वो हमेशा सबसे एक दूरी बना करके रखता था, और वो दिन भी उसका एक नॉर्मल ही दिन था। वही एटीट्यूड और एरोगेंस से भरा चेहरा लिए वो अपने ऑफिस से बाहर आकर अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठा और बिना ड्राइवर के खुद ड्राइव करते हुए वहां से निकला। लेकिन अभी वो थोड़ी दूर ही आया था कि अचानक ही उसकी गाड़ी एक झटके से रुकी, क्योंकि उसके सामने एक लड़की अचानक से ही उसकी गाड़ी के आगे आ गई थी, जो सड़क की तरफ मुंह करके शायद कुछ उठाने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की का मुंह दूसरी तरफ था, तो मान्य को उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस बदतमीज लड़की को देखने के लिए वो अपनी गाड़ी से बाहर आया और गुस्से से बोला, ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है जो यहाँ पर आकर बैठ गई हो। दूर हटो मेरे रास्ते से, वो एकदम कड़क आवाज में बोला। तो वो लड़की बैठी ही कांप गई, लेकिन अभी भी वो अपनी जगह से नहीं हिली। जब मान्य थोड़ा सा आगे आया तो देखा कि उस लड़की का चेहरा बिल्कुल ही झुका हुआ था और वो सड़क पर पड़ी एक थाली में से कुछ ढूंढ रही थी और फिर उसे खा भी रही थी। तो मान्य हैरानी से देखता रहा था। वो लड़की कचरे की थैली में से बचा कुचा खाना निकाल कर खा रही थी, और ऐसे खा रही थी जैसे अगर उसने कुछ ही पलों में वो खाना खत्म नहीं किया तो कोई उससे वो छीन लेगा। मान्य को एकदम से बहुत अजीब लगा और उसने अपना मुंह बना लिया, लेकिन उसे वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर जाना था। तो उसने उस थैली को लात मारकर साइड कर दिया। तो वो लड़की एक बार फिर से कांप गई और जल्दी से पीछे हो गई। अब उसने अपना चेहरा उठाया और बोली, मेरा खाना फेंक दिया। मुझे भूख लगी है। मेरा खाना फेंक दिया, मैं क्या खाऊंगी? वो लड़की अटक कर बोल रही थी, लेकिन इस वक्त सिर्फ उस लड़की की आवाज ही नहीं अटक रही थी, बल्कि कुछ और भी था जो बिल्कुल ही थम सा गया था, और वो थी मान्या की नजरें और उसका दिल, जो उस लड़की के चेहरे को देखते ही एकदम धड़कना बंद कर चुका था। मान्य उसे देख ही रहा था, तभी वो लड़की रोते रोते ही अपनी जगह से उठी और मान्य को धक्का देते हुए बोली, तुमने मेरा खाना फेंक दिया, तुम बहुत गंदे हो, सब गंदे है, यहाँ मुझे कोई खाना नहीं देता। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, वो रोते हुए कह रही थी। लेकिन फिर अचानक ही वो एकदम से बेहोश हो गई और नीचे गिरने लगी, लेकिन मान्य ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वो जो अपने जूते पर भी कभी मिट्टी नहीं लगने देता था, उसने उस लड़की को अपनी बाहों में थाम लिया था, जिसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। उसके गालों से लेकर उसके पैरों तक जगह जगह पर मिट्टी के दाग थे और बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, जैसे वो कई दिनों से नहाई ही ना हो। वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो खूबसूरती आंखों से नहीं, दिल से महसूस की जा सकती थी, जो उस वक्त मान्य महसूस कर रहा था। उसने उस लड़की को अच्छे से अपनी गोद में संभाला और उसके गालों पर हाथ लगाते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? ए लड़की, उठो, खाना खाना है तुम्हें, तो मैं खिलाता हूँ तुम्हें खाना, लेकिन अपनी आंखें तो खोलो। पर उस लड़की ने अपनी आंखें नहीं खोली और अब उसका हाथ भी एकदम से नीचे झूल गया। तो मान्य को अब अपनी सांसें भी रुकती हुई महसूस हुई। उसने उस थैली की तरफ देखा जो कचरे की थैली थी, और उसमें से वो लड़की खाना निकाल कर खा रही थी। इस बात ने उसे अंदर तक कांपने पर मजबूर कर दिया। मान्य अपनी और अपनी साहिबा की पहली मुलाकात को याद कर ही रहा था, और तभी अचानक उसकी पॉकेट में रखा उसका फोन बजा। उसने फोन देखा तो ममता का नंबर फ्लैश हो रहा था, और उसे बिना एक पल गवाए जल्दी से फोन उठाया। उसे जिस बात का डर था वही बात हुई। साहिबा को एक बार फिर से वही दौरा पड़ा था। उसने जल्दी से अपना फोन काटा और फिर ऑफिस से बाहर निकल उस क्लब से बाहर आकर घर की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी। उसके कदमों की आहट सुनकर ही ममता साहिबा के पास से उठ चुकी थी। मिसेज कपूर भी वहीं पर थी। मान्य को देखकर वो भी वहां से उठी और कमरे से बाहर आ गई। तो मान्य ने उनके जाते ही दरवाजा बंद किया और अपनी साहिबा के पास आया। मान्य ने जैसे ही साहिबा के हाथों को अपने हाथों में लिया, साहिबा के शरीर में होती हुई कंपन कम होनी शुरू हो गई।
भले ही वो इस वक्त बिल्कुल बेजान थी, लेकिन उसकी आंखों में नमी अभी भी थी। इसका मतलब ये साफ था कि अभी भी वो उस दर्द को जी रही है जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। मान्य को अभी भी याद था अच्छे से वो दिन, जिस दिन वो पहली बार उसे अपनी गोद में उठाकर अपने घर लेकर आया था। करीबन 1 साल पहले कपूर मेंशन। रात के 10 बजे मान्य घर में एंटर हुआ तो मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर एकदम से हैरान रह गए, क्योंकि उनका लड़का मुश्किल से ही रात को घर आता था। वो या तो अपनी रात ऑफिस में बिताता या फिर किसी होटल या क्लब में, जो कि उनके अपने ही थे। उससे भी ज्यादा हैरानी हुई उन्हें उसकी गोद में उस लड़की को देखकर, जो एकदम मिट्टी से लथपथ हुई थी, जैसे ना जाने कोई कचरा उठाने वाली हो या फिर कोई भिखारी। उनकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि मान्य को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर वो अपने घर में भी कहीं कचरा इधर उधर देख लेता तो सर्वेंट की वाट लगा देता था और उसी वक्त उस सर्वेंट को अपने घर से चलता कर देता था। मिसेज कपूर ने उससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन तब तक मान्य अपने कमरे की तरफ बढ़ चुका था। वो यूं ही उस लड़की को गोद में उठाए अपने कमरे में आया और उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके चेहरे को देखने लगा। उसने सबसे पहले उसके हाथों को रगड़ा, जो इस वक्त बिल्कुल ही बेजान हो चुके थे, और फिर उस पर पानी के छींटे मारे तो वो पानी की बूंदें भी मिट्टी में मैली होती हुई उसके गालों से लुढ़कने लगी। पानी के छींटे मारने पर वो लड़की होश में आई और अपनी आंखों को मुश्किल से खोलते हुए अपने आसपास देखने लगी और फिर एकदम से उठकर बैठ गई। मान्य हैरानी से उसे देख रहा था और दरवाजे पर खड़े मिस्टर कपूर और मिसेज कपूर भी। अभी तक वो मान्य के कमरे में नहीं आए थे, क्योंकि मान्य के कमरे में किसी का भी आना अलाउड नहीं था, चाहे वो दोनों खुद ही क्यों ना हो। जैसे ही वो लड़की उठकर बैठी, उसकी नजरें उस कमरे में घूमने लगी और फिर अचानक ही वो अपनी जगह से उठी और टेबल की तरफ भागी, जहां पर फ्रूट की एक छोटी सी टोकरी पड़ी थी, जिसमें तरह तरह के फ्रूट पड़े थे। उसने उसमें से एक केला उठाया और उसे छिलके समेत ही खाने लगी तो मान्य उस लड़की को देखता ही रह गया। कैसे कोई इंसान छिलके भी खा सकता है? लेकिन उस लड़की को इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि उसके लिए शायद छिलके और उस फ्रूट में कोई फर्क ही नहीं था। एक के बाद एक वो लड़की वो केले खाए जा रही थी और मान्य की हैरानी तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब उसने उन सभी के लोगों को खाने के बाद केलों के ऊपर लगी उस गुठली को भी खा लिया, जो शायद ही किसी इंसान के लिए खाना पॉसिबल हो। लेकिन उसे खाते ही उसे एकदम से वोमिट होनी शुरू हो गई तो मान्य जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे उठाकर वॉशरूम की तरफ ले गया। उसे वॉमिट कराने के बाद जब मान्य बाथरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े अपने माँ बाप पर गई और अगले ही पल उसने उस लड़की को बेड पर बिठाकर अपना दरवाज़ा जोर से पटक दिया। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने के बाद उस लड़की की तरफ घुमा तो उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब वो उस लड़की उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी। उसके जिस्म पर जो भी कटे फटे कपड़े थे वो उन्हें अपने जिस्म से अलग कर चुकी थी और बिना कपड़ों के मान्य के बिल्कुल सामने खड़ी थी। मान्य उसकी तरफ बढ़ा तो वो लड़की भी पीछे हुई और फिर जाकर चुपचाप बेड पर लेट गई और मान्य हैरानी से उसे देखता रहा। लेकिन उसे ये बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि उस लड़की ने अपने कपड़े क्यों उतारे। इस दुनिया में वैसे भी बिना कीमत चुकाए क्या ही मिलता है। हर किसी को अपना पेट भरने के लिए कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है, तो शायद उस लड़की को भी। इससे आगे मान्य कुछ सोच ही नहीं पाया। उसने जल्दी से उस लड़की के बदन को कंबल से ढका और उसके बिल्कुल पास बैठकर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? लेकिन उसके सवालों का उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया तो मान्य ने दोबारा नहीं पूछा। उसने उस लड़की की हालत की तरफ ध्यान दिया तो वो उसे ऐसा तो नहीं रख सकता था, इसलिए उसने उसे अपनी गोद में यूं ही उठाया और बाथरूम की तरफ लेकर बढ़ गया। शर्म का वो पर्दा पहले ही गिर चुका था तो अब मान्य ने भी बिना किसी हिचकिचाहट उसे अपनी गोद में उठा लिया था। वो उसे बाथरूम में लेकर आया तो शावर के नीचे खड़ा करने पर उसके जिस्म से मिट्टी नीचे पानी में घुलती रही और वो बिल्कुल चांद सी सफ़ेद उसके सामने खड़ी थी। लेकिन चांद में भी दाग होता है तो उसके सामने खड़े चांद में कैसे नहीं होता। लेकिन इस चांद पर दाग नहीं, घाव थे, और वो भी छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े।
उसका पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उन जख्मों को उसे जानबूझकर दिया गया हो और फिर उन्हीं जख्मों पर दोबारा चोट दी हो ताकि उन्हें और भी ज्यादा गहरा किया जा सके। अभी उस लड़की का जिस्म पानी से साफ हुआ ही था कि उस लड़की ने खुद आगे बढ़कर मान्य के कपड़े निकालने शुरू कर दिए। मान्य ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो जबरदस्ती उसके कपड़े उसके जिस्म से हटा रही थी जैसे कुछ करना चाहती हो। मान्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने जैसा वो लड़की कर रही थी उसे वैसे करने दिया। तो कपड़े उतारने के बाद वो लड़की अचानक ही मान्य से लिपट गई तो मान्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे 420 वोल्ट का झटका दे दिया हो। वो अपनी जगह पर खड़ा सुन रह गया। अब उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर नीचे जमीन पर बैठ गई और फिर खुद उस बाथरूम के फर्श पर ही लेट गई और मान्य को भी लेटने का इशारा किया। मान्य उसके इशारों को समझ रहा था लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए कि वो जो सोच रही है मान्य वो बिल्कुल नहीं सोच रहा। लेकिन उसे समझाना जरूरी था तो मान्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाया और फिर उसके सीने पर अपनी एक उंगली से टैप करते हुए वही उंगली अपने सीने पर रखी और फिर उस उंगली को ना में इशारा कर हिलाने लगा। तो वो लड़की चुपचाप अपनी जगह से उठी और बाहर जाकर बेड पर लेट गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन अब उसने जल्दी से उस लड़की को गाड़ी में बिठाया। करोड़ों की वो गाड़ी जो आज तक मान्य के ड्राइवर ने भी नहीं थी, क्योंकि मान्य हमेशा उसे ग्लव्स पहनकर गाड़ी चलाने के लिए कहता था, लेकिन आज उसकी पिछली सीट पर मिट्टी से लथपथ एक लड़की बेजान लेटी हुई थी और मान्य इस तरह से गाड़ी चला रहा था जैसे अगर उसकी गाड़ी रुकी तो उस लड़की और उसकी खुद की सांसें एक साथ रुक जाएंगी। मान्य ने उस लड़की को नहला दिया था लेकिन फिर भी वो लड़की बाथरूम से बाहर न आकर वही फर्श पर लेटकर मान्य को भी वहीं पर लेटने का इशारा कर रही थी। तो मान्य ने उसे कुछ समझाया और फिर उसके बाद वो लड़की चुपचाप आकर सीधा बेड पर लेट गई तो मान्य उसे देखता रहा। उसके पास लड़कियों के कपड़े तो नहीं थे तो उसने अपनी अलमारी में से एक टी-शर्ट और बॉक्सर निकाल लिया जो कि उस लड़की के हिसाब से बहुत बड़े थे, लेकिन फिलहाल इतनी जल्दी कपड़े अरेंज करवाने भी मुश्किल थे और वो उस लड़की को ऐसे बिना कपड़ों के तो नहीं रख सकता था। उसने पहले अपने कपड़े पहने और उस लड़की के लिए कपड़े लेकर बेड की तरफ आया और उसे बोला, उठो मैं तुम्हें कपड़े पहना देता हूँ। आज तक मान्य ने कभी भी किसी के साथ इतनी नॉर्मल होकर बात नहीं की थी। उसके हर एक शब्द में एटीट्यूड झलकता था और किसी से प्यार से बात करना तो दूर, उसे तो किसी से बात करना ही पसंद नहीं था। उसके शब्दों से ज्यादा उसकी एटीट्यूड से भरी आंखें बोलती थी। उस लड़की ने मान्य की बात सुनी लेकिन खड़ी नहीं हुई बल्कि उसने मान्य का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेटने का इशारा किया। ठीक है, सो जाऊंगा वहां पर, लेकिन पहले तुम कपड़े तो पहनो, मान्य ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। भले ही वो लड़की उसके सामने बिना कपड़ों के थी लेकिन उसने एक बार भी उसके जिस्म को नजर भरकर नहीं देखा था। मान्य के बार बार बोलने पर भी वो लड़की नहीं उठी बल्कि मान्य को इशारा करती रही, तो मान्य को मजबूर होकर उसकी दूसरी तरफ जाकर उसके बगल में बैठना पड़ा। लेकिन वहां बैठने के बाद अब वो लड़की उसे खुद के ऊपर आने का इशारा करने लगी। वो उसे खींचकर अपने ऊपर आने के लिए कह रही थी। मान्य समझ नहीं पा रहा था आखिर वो लड़की उसकी बात क्यों नहीं समझ रही और वो बार बार क्यों उसे अपने करीब आने के लिए कह रही थी। लेकिन जब वो लड़की लगातार उसे खींचती रही और कपड़े ना पहनने की जिद पर अड़ी रही तो मान्य अब उसके ऊपर आया, लेकिन उसने अपना भार उस पर बिल्कुल नहीं डाला। वो अपने हाथों के सहारे उसे थोड़ी दूरी बनाकर ही उसके ऊपर रहा। तो अब उस लड़की ने अपने हाथ मान्य के उस हिस्से पर रख दिया जहां पर नहीं रखना चाहिए था। वही मान्य की आंख एकदम से बड़ी हो गई। वो लड़की उसे खुद के साथ इंटीमेट होने का इशारा कर रही थी। वो बार बार उसके शरीर के निचले हिस्से पर हाथ रखती और फिर अपने वाले पर भी। मान्य की सांसें एकदम से तेज हो गई। वो जल्दी से उसके ऊपर से हटा लेकिन अब वो लड़की ऊपर आ गई और मान्य के सीने से लग गई। तो मान्य ना अपने हाथ उसे थामने के लिए आगे बढ़ा पाया और ना ही अपने हाथों को नीचे रख पाया। उसके हाथ हवा में ही झूलते रह गए। लेकिन उसे खुद से हटाना था क्योंकि ये गलत था। वो कैसे उस लड़की के साथ इंटीमेट हो सकता था और वो अभी तक समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर वो लड़की ये सब क्यों कर रही है। आज पहली बार वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उस लड़की को थामना तो चाहता था लेकिन अपने हाथ आगे नहीं बढ़ा पा रहा था।
लेकिन फिर उसने थोड़ी सी हिम्मत की और उस लड़की को कमर से थाम कर नीचे किया और फिर जल्दी से उठा और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे भी उठाया। वो लड़की अभी भी नीचे लेट रही थी, लेकिन उसने उसे लेटने नहीं दिया बल्कि उसके पैरों पर अपने पैरों से जोर डालकर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर अपने दूसरे हाथ से उसे कपड़े पहना दिए। तो अब वो लड़की उसे हैरानी से देखने लगी जैसे आज उसके साथ बहुत ही अजीब चीज हुई हो। मान्य को उसकी तबीयत खराब लग रही थी तो उसने उसे सो जाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उसने सोने के लिए कहा तो वो लड़की बेड पर से उठी और जाकर फर्श पर लेट गई। उसकी हर एक हरकत से मान्य सिर्फ हैरान ही नहीं हो रहा था बल्कि उसका दिल भी पसीजता जा रहा था। कुछ कुछ वो समझ रहा था उसे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सोने के नाम पर उसका यूं जमीन पर आकर लेट जाना मतलब वो लड़की जमीन पर सोती होगी, लेकिन वो इंटीमेट होने वाली बात अभी भी उसकी समझ के बाहर थी। वो भी अपनी जगह से उठा और उस लड़की के पास आकर बोला, यहाँ पर नहीं, वहाँ बेड पर सो जाओ, यहाँ तुम्हें नींद नहीं आएगी। लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने हाथों को अपने सिर के नीचे रख तकिया बनाते हुए लेटी रही। तो मान्य बस उसे देखता रह गया, लेकिन वो उसे नीचे नहीं सोने दे सकता था। ना जाने क्यों उस लड़की को उस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, जैसे ये सब उस लड़की के साथ नहीं बल्कि उसके साथ हो रहा हो, जैसे उस लड़की का दर्द उसे खुद में महसूस हो रहा हो। 2-3 बार कहने पर भी जब वो लड़की अपनी जगह से नहीं उठी तो उसने उसे गोद में उठाया तो वो लड़की बिना कोई विरोध किए उसकी गोद में सिमट गई। उसने एक बार भी उसे खुद को छोड़ने के लिए नहीं कहा। मान्य ने उसे बेड पर लिटाया और उसके सिर पर हाथ फिरते बोला, नीचे जमीन पर नहीं, यहाँ बेड पर सो जाओ तुम, मैं वहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर से उसे अपने पास सोने के लिए कहा। उसके यूं कहने से मान्य के आंखों के सामने एक बार फिर से वो सारी चीजें घूमने लगी जो अभी थोड़ी देर पहले हुई। उसका उसके यूं करीब आना और उसके उस जगह को हाथ लगाकर इंटीमेट होने के लिए कहना, ये सब सोचकर ही वो एक बार कांप गया और फिर पीछे हटते हुए वो उसे इशारा करके सो जाने के लिए कहा। तो वह लड़की अभी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रही थी। अब मान्य बिल्कुल हार मान चुका था। वो ना उस लड़की की बातें समझ पा रहा था और ना ही खुद को उसकी बात समझा पा रहा था। वो फिर से दूसरी तरफ आया और इस बार भी वो लड़की जल्दी से अपने कपड़े उतारने लगी। तो मान्य ने उसके हाथों को पकड़ा और फिर उन हाथों को छोड़ा नहीं। उसे यूं ही अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को सहलाने लगा, ये सोचकर कि शायद अब वो सो जाए। लेकिन उसे सीने से लगाते ही मान्य का दिल एक बार फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे अभी उसका दिल बाहर निकल जाएगा। उसे अपने पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हो रहे थे। आज तक जो एहसास कभी उसे नहीं हुए वो एहसास के दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। वो लड़की अब उससे छूटने के लिए कसमसाने लगी, लेकिन मान्य ने उसे नहीं छोड़ा और यूं ही उसके सिर को सहलाता रहा। तो कोशिशें कर थक हार जाने के बाद उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में भी चली गई। उस लड़की को सुलाने के बाद ना जाने मन्या की भी कब आंख लग गई और वो खुद भी सो गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उसे गर्माहट से महसूस हुई जैसे उसके पास एक तेज आग की भट्टी जल रही हो। उसका खुद का शरीर उस गर्माहट से पसीना पसीना होने लगा था। तो उसने अपनी आंखें खोली। उसे लगा शायद ऐसी नहीं चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलकर उस लड़की को अपनी बाहों में पाया वो हैरान हो गया। लेकिन अगले ही पल इसे सब याद आ गया, पर अब उसकी आंखें और भी ज्यादा हैरत में फैल चुकी थी क्योंकि वो लड़की अब बिल्कुल लाल हो चुकी थी और उसके हाथ पैर मुंह पर बहुत ही ज्यादा लाल और गहरे धब्बे दिखाई देने लगे थे। जैसे ही उसने उस लड़की को अपनी बाहों से निकाला वो लड़की भी कसमसने लगी और नींद में ही अपने पूरे जिस्म पर अपने नाखून चलाते हुए खुजली करने लगी। देखते ही देखते वो धब्बे और भी ज्यादा भयंकर होते जा रहे थे, जैसे उसे बहुत ज्यादा एलर्जी हो चुकी हो। लेकिन कैसे? क्योंकि उसने तो अभी कुछ खाया ही नहीं था, सिर्फ केले खाए थे, लेकिन उससे ये एलर्जी होना नामुमकिन थी। जैसे ही मान्य ने उस लड़की को अपनी बाहों से निकाला वो लड़की और भी ज्यादा कसमसाने लगी और नींद में ही अपने पूरे जिस्म पर अपने नाखून चलाते हुए खुजली करने लगी।
देखते ही देखते वो धब्बे और भी ज्यादा भयंकर होते जा रहे थे, जैसे उसे बहुत ज्यादा एलर्जी हो चुकी हो। लेकिन कैसे? क्योंकि उसने तो अभी कुछ खाया ही नहीं था, सिर्फ केले खाए थे। लेकिन उससे ये एलर्जी होना नामुमकिन थी। अब उस लड़की से शायद उस तकलीफ को सहन करना भी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, क्योंकि अब उसने अपनी आंखें खोल दी थी और उसकी आंखों में भी गहरी लाली दिखाई देने लगी थी, जो इस बात का सबूत थी कि वो एलर्जी बेहद ज्यादा खतरनाक है। उसके पूरे जिस्म पर वो धब्बे और एलर्जी से बने लाल लाल रेशेज बढ़ते जा रहे थे और मान्य कुछ भी नहीं कर पा रहा था सिवाय उसे देखने के। लेकिन अब वो जल्दी से उठा और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उस लड़की ने पानी का गिलास दूर फेंक दिया और अपने शरीर पर और भी ज्यादा नाखून चलाने लगी। उसे सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा था जो उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे। वो खुद में ही सिमटे जा रही थी, कभी पैर ऊपर करती तो कभी नीचे। मान्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उस लड़की से बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें ये सब क्यों हो रहा है? क्या तुमने कुछ गलत खाया था? मुझे बताओ ये सब क्यों हो रहा है? मैं तुम्हें दवाई दूंगा। उसे तकलीफ में देखकर मान्य को खुद तकलीफ हो रही थी। वो लड़की लंबी लंबी सांसें ले रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी सांसें भी घुट रही हो और किसी भी वक्त शायद उसकी जान जा सकती है। मान्य ने उसे उठाकर बैठा तो दिया था, लेकिन वो लड़की ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी। आ दर्द से कराहती वो लड़की इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए जूझती नजर आ रही था। मान्य के हाथ अभी भी उस लड़की के गालों पर थे, लेकिन अब उस लड़की ने एक ही झटके में उसके हाथों को अपने चेहरे से अलग किया और फिर अपनी जगह से उठकर अचानक से ही मान्य की गोद में जाकर बैठ गई। इस पर मान्य एकदम हैरान रह गया। उसका वो जलता हुआ शरीर मान्य को अब बेहद नजदीकी से महसूस हो रहा था। वो एकदम आग की तरह तप रही थी। और अब उस लड़की ने देखते ही देखते मान्य के दोनों गालों पर अपने हाथ रखे और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो उसके होठों को कुछ इस तरह से चूम रही थी जैसे वो होंठ ना होकर ठंडे पानी का एक गिलास हो और वो उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा रही हो। वो लगातार उसके होठों को चूम रही थी और मान्य ना ही कुछ विरोध कर पाया और ना ही उसे रोक पाया। वो अपने हाथ हवा में लिए यूं ही उस लड़की के होंठ अपने होठों में घुलते हुए महसूस करता रहा। उसकी सांसें तेजी से बढ़ रही थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसों ने उस लड़की को सांसें देनी शुरू कर दिया हो। वो लड़की बहुत ही ज्यादा पैशन और शिद्दत से उसके होठों को चूम रही थी, जैसे अगर उसने एक पल के लिए भी उसके होठों को छोड़ा तो कयामत आ जाएगी। मान्य ने अपने जो हाथ अब तक हवा में रखे थे अब उसकी कमर की तरफ बढ़े और धीरे धीरे उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाने लगे। ना जाने ये कैसे एहसास थे जिसमें मान्य खोने लगा था। वो खुद उस लड़की को रिस्पॉन्स देने लगा था। आज तक उसने कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था, लेकिन आज इस लड़की के होठों को वो खुद पर कहर बरसाते देख खुद भी उन पर हावी होने लगा था। पर अचानक ही अब उस लड़की ने मान्य के होठों को छोड़ा और जल्दी से उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। मान्य उसके हाथों को रोकने लगा, लेकिन वो लड़की इस वक्त पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ चाहिए हो और उसे वो चीज नहीं मिली तो वो जी नहीं पाएगी। उसने देखते ही देखते मान्य की शर्ट के बटन खोले नहीं, बल्कि उसको खींचकर उसकी शर्ट को ही फाड़ दिया था। वो एक तरफ मान्य के कपड़े उतारने में लगी थी तो दूसरी तरफ अपने कपड़े भी फाड़ रही थी। उसके नाखून इतने ज्यादा लंबे थे कि मान्य की गर्दन से लेकर उसके सीने तक उसके नाखूनों के निशान हो चुके थे, जिनमें हल्का हल्का खून भी दिखाई दे रहा था। उसने खुद के पूरे जिस्म को भी अपने नाखूनों से और भी ज्यादा खराब कर लिया था। मान्य के ऊपरी शरीर से उसके कपड़े अलग हो चुके थे तो अब उसने उसके सीने को चूमना शुरू कर दिया तो मान्य धीरे धीरे नीचे होने लगा और अब वो लड़की उसके ऊपर और वो पूरी तरह से बेड पर लेटा हुआ था। उस लड़की ने उसके दोनों हाथों को जो कि उसके लिए बाधा बना रहे थे, क्योंकि मान्य के हाथ उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अपने हाथों से जकड़ रखा था ताकि वो हाथ उसे रोक ना पाए। इस वक्त वो सच में पागल लग रही थी।
मान्य उसे रोकना चाहता था, लेकिन उस लड़की की नज़रों में जो बेबसी और पागलपन नजर आ रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जो कर रही है उसका इलाज सिर्फ वही है, और उसकी हालत जो कि इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है, शायद ये सब उसी का असर है, वरना अब तक उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो उसके समझाने से समझ रही थी, लेकिन अब वो समझना तो दूर उसकी हर बात को नज़रअंदाज कर रही थी। देखते ही देखते अब उस लड़की ने मान्य की बॉक्सर भी फाड़ दिए, जो कि अभी उसने थोड़ी देर पहले ही पहने थे। अब उन दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और ना ही उन दोनों के शरीरों के बीच कोई दूरी थी, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल मान्य से चिपकी हुई थी और उसके ऊपर थी। मान्य एकदम से होश में आया और अब वो इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो उसे ऊपर से उठने लगा, क्योंकि उसके अंदर भी हलचल हो रही थी। आखिर वो भी एक आदमी था। अगर कोई लड़की इस तरह से उसके करीब आएगी तो उसके शरीर में बदलाव आने शुरू हो गए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि किसी भी लड़की से ये सब कुछ हो जाए। मान्य ने कभी किसी लड़की को अपने इतने करीब आने ही नहीं दिया था, लेकिन इस लड़की में ना जाने क्या ही बात थी जो मान्य ना खुद को रोक पाया और ना ही उस लड़की को अपने करीब आने से रोक पाया। पर अब उसे रोकना था, क्योंकि अगर उन दोनों में से कोई भी आगे बढ़ता तो जो होता तो सही नहीं होता, ना ही मान्य के लिए ना ही उस लड़की के लिए। लेकिन जैसे ही मान्य ने उस लड़की को खुद पर से हटाने के लिए उसकी कमर को थामा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, प्लीज मत करो ये सब, इससे तुम्हें तकलीफ होगी। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं नहीं जानता तुम कौन हो लेकिन तुम पहली हो जो मेरे इतने करीब आई है। और अभी वो इतना कह ही रहा था कि उस लड़की ने फिर से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बेतहाशा चूमने लगी। वो अभी भी उसके ऊपर ही थी और उसके हाथ उसके सीने पर थे और उसका पूरा जिस्म मान्य के जिस्म से चिपका हुआ था। अब वो नीचे से थोड़ा ऊपर उठी और उसने मान्य को खुद से अपने अंदर ले लिया, तो मान्य की आंखें बड़ी हो गई। वो बुरी तरह से कांप उठा। जिंदगी में पहली बार था जब वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था, और वो भी बिना अपनी मर्जी के। लेकिन क्या सच में अब उसे खुद को रोक पाना इतना आसान था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब तक वो हो चुका था जो नहीं होना चाहिए था, और इसके आगे अब मान्य खुद को नहीं रोक सकता था। उस लड़की ने उसके जिस्म से अपने जिस्म को मिला दिया था और अब उसके साथ इंटीमेट हो रही थी, और साथ ही कभी मान्य के होठों को खा रही थी, तो कभी उसकी गर्दन पर किस करते हुए बाइट कर रही थी, और कभी उसके सीने को चूम रही थी। तो मान्य भी खुद को नहीं रोक पाया और अब उसने एक झटके से उस लड़की को अपने नीचे किया और खुद उसके ऊपर आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। गाइस, प्लीज बांटो कमेंट में कि आपको ये स्टोरी कैसे लगे, हाँ, और एक लगे तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना।